इस तरह महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो प्रदेय है, अवदान है, और उस युग के उनके साथ के रचनाकारों का जो प्रदेय है, उसको हम हिंदी उपन्यास की परंपरा से जोड़कर देखें तो हम देख सकते हैं कि जो छायावादी रचनाकारों ने जो उपन्यास लिखे, उसको एक मजबूत प्रासाद, एक मजबूत आधारशिला वो द्विवेदी युग के रचनाकारों द्वारा प्रदान की गई। अनेक प्रकार के कथा वस्तु की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से अनेक प्रकार के उपन्यास लिखे गए और इन उपन्यासों के वर्ग बन गए, यानी रोमांचक उपन्यास, रहस्यवादी उपन्यास और बहुत सारे जो इतिहास सम्मत दृष्टि को लेकर लिखे गए उपन्यास, अद्भुत घटनाओं, अकल्पनीय घटनाओं की परिकल्पना को प्रस्तुत करने वाले उपन्यास, ये वास्तव में इस बात का द्योतक है कि उपन्यास विधा में वो शक्ति तो है कि वो निश्चित रूप से समाज और संस्कृति का, देश विदेश की घटनाओं का ब्यौरा, उन सब का अंकन, चित्रण, भाषा और संवाद योजना की दृष्टि से, प्रतीकों की दृष्टि से, बिंबों की दृष्टि से, कथा वस्तु की वैविध्य की दृष्टि से उपन्यासों के माध्यम से वो उद्घाटित होता रहा, किया जाता रहा। इसलिए ये जो वर्ग हैं, इनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्ग उपन्यासों के वर्गीकरण की दृष्टि से, यानी द्विवेदी युग के उपन्यास, जो अलग अलग प्रकार के उपन्यास लिखे गए, उसमें प्रेम भी था, उसमें रहस्य भी था, रोमांच भी था, उसमें तमाम तरह की आपराधिक जो स्थितियां और घटनाएं थीं वह भी थीं, उसमें गहवर और गुफाएं भी थीं, उसमें महल, खंडहर, पर्वत, झरने, नदियां, ये सब था। ऐसे उपन्यास लोक में, उपन्यासों की दुनिया में ऐतिहासिक या राष्ट्रीय गौरव गान के उपन्यास लिखने की परंपरा भी हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में दिखाई देती है। उसमें मुगलकालीन इतिहास निश्चित रूप से अधिक दिखाई देता है, क्योंकि द्विवेदी युग से कुछ समय पहले ही मुगल शासन समाप्त हुआ था और मुगलों की जो ऐश्वर्य भोग की वृत्ति थी, बड़े बड़े महलों में विलासिता के साथ, भोग वृत्ति के साथ, सुरा सुराई सुंदरी के वैभव के साथ, वह जो जीवन शैली थी, साज सज्जा थी, सुख सुविधाएं थीं, जिसको हमारे यहाँ गुल गिली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, इस तरह की बात की गई, कालीनों पर चलना और तमाम तरह की जो मुगल बेगमें थीं, उनके लिए सुख सुविधाओं की पूरी व्यवस्था करना, इत्र और परफ्यूम जिसको हम कहते हैं, खुशबू चारों तरफ विकीर्ण करना, पानी में भी इत्र, चिकों पर भी इत्र, आदि आदि। तो ये जो मुगल कालीन इतिहास था, उसको प्रतिबिंबित करने का, उसको चित्रित करने का कार्य भी द्विवेदी युग के उपन्यास और उपन्यासकारों ने किया। ये उपन्यास कल्पना मिश्रित भी हैं, पूर्णतः यथार्थ नहीं है। स्वाभाविक है कि अगर साहित्यिक रचना है तो वह कोई इतिहास की रचना तो नहीं हो सकती, वह कोई पत्रकारिता की रचना तो नहीं हो सकती कि जिसमें ब्यौरे और घटनाएं और सूचनाएं प्रधान हो। रचनाकार तो अपनी कल्पना शक्ति से उसमें पंख लगाता है, उसे रोचक पठनीय बनाता है। इसलिए इन उपन्यासों में जहाँ ऐतिहासिकता थी, जहाँ मुगल कालीन वैभव का चित्रण और वर्णन था, उसमें रचनाकारों की, उपन्यासकारों की अपनी कल्पना शक्ति का मिश्रण भी था। इसलिए पूर्णतः या विशुद्ध ऐतिहासिक रचनाएं नहीं थी,
हालांकि वो इतिहास की रचनाएं आगे चलकर हम वृंदावन लाल वर्मा आदि, यशपाल आदि कई अनेक रचनाकारों में देखते हैं, लेकिन इतिहास की इन घटनाओं को उपन्यासकारों ने चुना अवश्य, जिससे एक नवीनता विषय वस्तु की दृष्टि से, एक मौलिकता ये उपन्यासों में आ सके। तो पाठकों में कुतूहल पैदा करना था, रहस्य और रोमांच पैदा करना था, इसलिए इतिहास को भी एक सशक्त उपकरण या साधन बनाया और पाठकों के लिए इस तरह की वस्तु को प्रस्तुत किया। इसलिए द्विवेदी युग में जो ऐतिहासिक उपन्यासकार थे, जो इतिहास सम्मत घटनाओं, पात्रों आदि को लेकर, लोकनायक, राष्ट्रनायक आदि को लेकर उपन्यास लिख रहे थे, उनमें किशोरीलाल गोस्वामी का नाम उल्लेखनीय है, गंगा प्रसाद गुप्त का नाम उल्लेखनीय है, जयराम दास गुप्त का नाम, मथुरा प्रसाद शर्मा आदि का नाम, ये सब नाम बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी की औपन्यासिक रचनाओं पर यदि दृष्टि डालें तो तारा व क्षात्र कुल कमलिनी, अब ये जो नामकरण है वह भी अपने आप में उस ऐतिहासिकता की ओर संकेत कर रहा है जिसको कवि ने, जिसको उपन्यासकार ने अपनी रचना में चुना है या बुना है। 1902 में यह उपन्यास लिखा गया और सुल्ताना रजिया बेगम का रंग महल और उसमें हलाहल, सुल्ताना रजिया बेगम का रंग महल और उसमें हलाहल, ये 1904 में लिखी गई औपन्यासिक रचना है। रजिया बेगम एक बड़ा चर्चित प्रसिद्ध नाम रहा है मुगल काल का। मल्लिका की कब्र व शाही महल सरा, अब देखिए नामकरण से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि उपन्यासकारों ने जो फारसी, उर्दू, अरबी भाषाओं की जो प्रभावात्मकता है, जो शक्ति है, उसका उपयोग किया और 1917 में, 1904 में इस तरह के उपन्यास लिखे। ये उपन्यास ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत चर्चित हुए, लोकप्रिय हुए और इन्होंने भी अपना एक पाठक वर्ग खड़ा कर लिया, तैयार कर लिया। इस तरह के उपन्यास पढ़ने वालों की रुचि भी विशेष रूप से प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है, तो उनका अपना एक संसार तैयार हो गया। गंगा प्रसाद गुप्त ऐतिहासिक उपन्यासों में जब प्रवेश करते हैं तो नूरजहां पर, वो नूरजहां शीर्षक से 1902 में एक चर्चित और प्रसिद्ध उपन्यास लिखते हैं। नूरजहां, जिस पर भारतीय सिनेमा ने भी एक बहुत सुंदर पिक्चर बनाई, सिनेमा बनाया। तो कुमार सिंह सेनापति ने 1903 में हम्मीर शीर्षक से 1903 में एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा। हम्मीर हट, हम्मीर रासो, ऐसी बहुत सारी रचनाएं हमारे यहाँ आदिकाल में लिखी जाती रही हैं, चर्चित रही हैं, पठनीय रही हैं। और हम्मीर शीर्षक से उपन्यास जो इतिहास सम्मत है 1903 में प्रकाश में आया, यह भी एक उल्लेखनीय उपन्यास ऐतिहासिक दृष्टि से बन गया। जयराम दास गुप्त के उपन्यासों में कश्मीर पतन 1907 में लिखा गया उपन्यास है। हम देख सकते हैं कि कश्मीर की जो समस्या है, जो चुनौती है, वो लगभग 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से दिखाई देती है। इसलिए कश्मीर पतन, नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह 1909 में, मल्लिका चांद बीबी 1909 में, ऐसी बहुत सी औपन्यासिक रचनाएं हमारे सामने आती रहीं। इन उपन्यासों की ऐतिहासिकता को हम पूर्णतः प्रामाणिक तो नहीं मान सकते। हम कहें कि साहब ये इतिहास सम्मत है या इतिहास इसका साक्षी है। इसमें उपन्यासकारों की अपनी सृजनात्मक कल्पना शक्ति का छोंक भी लगा हुआ है, वह भी समाविष्ट है। इसीलिए ये पठनीय और रोचक भी बन गई है। इसलिए ये साहित्यिक रचना है, ये विशुद्ध ऐतिहासिक रचनाएं नहीं है। लेकिन ऐतिहासिकता असंदिग्ध भी नहीं है।
उसमें कहीं ना कहीं संदिग्धता विद्यमान दिखाई देती है। द्विवेदी युग के सबसे अधिक सशक्त और महत्वपूर्ण उपन्यासकार अगर कोई माने जाते हैं तो वो किशोरीलाल गोस्वामी ही माने जाते हैं, जिनका समय 1865 से 1932 लगभग सुनिश्चित होता है। पांचवां वर्ग, यानी जो द्विवेदी युग के उपन्यास लेखन के 5 वर्ग जिनकी चर्चा हमने की है, उसमें जो अंतिम वर्ग है वो सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यासों का है। हम जानते हैं कि साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं। ये अलग बात है कि वो अक्षरशः समाज का दर्पण नहीं होता, उसमें साहित्यकार की अपनी अभिरुचि, अपनी कल्पना, अपनी प्रस्तुति शैली, इन सब का समावेश तो रहता ही है। लेकिन ये जो समाज और संस्कृति है, ये रचनाकारों को अत्यंत प्रभावित करती रही है। इसलिए समाज की समस्याएं, समाज की चुनौतियां, समाज के चरित्र, समाज के पात्र, समाज का घटनाक्रम, समाज के परिवर्तनशील स्थितियां, अद्यतन अधुनातन जानकारियां, शोध, उपलब्धियां, ये सब कविता, कहानी, उपन्यास में समाहित होते रहे। तो इस तरह के समाज और संस्कृति परक उपन्यास लेखन की परंपरा में लज्जाराम शर्मा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1883 से 1931 तक के समय में अपने कार्यकाल में उन्होंने सृजन किया। किशोरीलाल गोस्वामी का समय 1865 से 1932 था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जिन्होंने प्रिय प्रवास जैसी विलक्षण रचना, महाकाव्यात्मक काव्य रचना हमें दी। ब्रजनंदन सहाय, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, मन्नन द्विवेदी, ये नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपनी औपन्यासिक सृजन धर्मिता के साथ समाज और संस्कृति को जोड़ा, सांस्कृतिक मूल्यों को जोड़ा, सामाजिक परिवर्तनों को अपनी विषय वस्तु का हिस्सा बनाया। लज्जाराम शर्मा कृत उपन्यासों में आदर्श दंपत्ति, हम जानते हैं कि जो पति पत्नी है उनका जो संबंध है, उनका जो दाम्पत्य जीवन है, वो आदर्श कैसे हो, उस आदर्श दंपत्ति को केंद्र में रखकर इसी शीर्षक से 1904 में लज्जाराम शर्मा जी ने उपन्यास लिखा बिगड़े का सुधार। इस शीर्षक से, जिसका दूसरा शीर्षक सती सुख देवी, इस शीर्षक से 1907 में उपन्यास लिखा। आदर्श हिंदू 1914 में लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास हमारे समक्ष आता है, आदर्श हिंदू। तो हिंदू, और वह भी आदर्श क्यों है, किस कारण है, इसको उपन्यास को पढ़ने के बाद हम समझ पाते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी ने जो उपन्यास लिखे उसमें लीलावती का आदर्श सती, यह भी 1901 में लिखा गया महत्वपूर्ण उपन्यास है। चपला व नव्य समाज 1903 से 1904 के बीच यह उपन्यास लिखा गया। पुनर्जन्म व सौतिया डाह 1907 में लिखा गया एक बड़ा चर्चित उपन्यास रहा। माधवी माधव व मदन मोहिनी, यह भी 1903 से 1910 के बीच में हमारे समक्ष आने वाला उपन्यास है। अंगूठी का नगीना 1918 में लिखित चर्चित और उल्लेखनीय उपन्यास हमारे बीच में आता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अधखिला फूल 1907 में एक उपन्यास लिखा और धार्मिक अंधविश्वासों पर चोट की, उस धार्मिक अंधविश्वासों के दुष्परिणामों को उजागर किया और बताया कि धर्मांधता के कारण, धर्म के प्रति अंधविश्वासों के कारण समाज में क्या विकृतियां, क्या विद्रूपताएं फैल रही हैं, उसके दुष्परिणाम सामाजिक और नागरिक पर क्या पड़ रहे हैं। यह साहित्यकार का एक दायित्व और धर्म भी होता है कि वह अपने साहित्य के माध्यम से समाज का, सामाजिक का मार्ग प्रशस्त करता है, उसे
सही और गलत का बोध प्रदान करता है। तो अधखिला फूल ऐसा ही एक उपन्यास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का, जिन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों के विरुद्ध एक स्वर बुलंद किया, उसके दुष्परिणामों को उजागर किया। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में लिखा उपाध्याय जी का ही एक औपन्यासिक रचना के रूप में उपस्थित होने वाला ग्रंथ है, किंतु इसमें भाषा के विशिष्ट प्रयोग तो हैं, पर कथा विन्यास तुलना में अगर हम देखें तो बहुत कमजोर है। अब इसको हम भाषा चिंतन के ग्रंथों में भी रख सकते हैं और एक नई तरह की औपन्यासिक विधा, एक नई तरह के उपन्यास सृजन, इस रूप में भी हम उसे देख सकते हैं। तो कथा विन्यास भले ही कमजोर है, लेकिन औपन्यासिक रचना वो अवश्य है। ब्रजनंदन सहाय कृत 2 उपन्यास सौंदर्योपासक 1911 और राधाकांत 1912, ये भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हुए। द्विवेदी युग के कुछ ग्रंथों में, कुछ उपन्यासों में जिनका उल्लेख किया जाता है, चर्चा की जाती है, इन दोनों का नाम भी विशेष रूप से सौंदर्योपासक 1911 और राधाकांत 1912 ये लिखे हुए उपन्यास हैं। इन उपन्यासों पर भी बंगला उपन्यासों की प्रेम प्रधानता और मर्म स्पर्शिता का प्रभाव था। हम जानते हैं कि बंगला भाषा में जो उपन्यासिक सृजन शुरू हुआ बंकिम और शरद चंद्र आदि के माध्यम से, और भी बहुत से रचनाकार हैं जिनके उपन्यासों का हिंदी अनुवाद हुआ और बहुत लोकप्रिय हुआ, और इतना सुंदर अनुवाद हुआ कि पढ़ने वाले बड़े वर्ग में लोगों को यही ज्ञात नहीं हुआ कि ये बंगला की रचना है या हिंदी की रचना है। उसमें हिंदी भाषा की का जो आस्वाद है, हिंदी भाषा की जो गंध है, उसको बरकरार रखने की कोशिश उपन्यासों के अनुवाद में की गई थी। इस तरह बंगला उपन्यासों की प्रेम प्रधानता और मर्म स्पर्शिता इसने भी प्रभावित किया। ग्रामीण जीवन के चित्रण पर आधारित बहुत से उपन्यास इस युग में लिखे गए। उन उपन्यासों में, उस तरह के औपन्यासिक सृजन में अगर हम देखें तो मन्नन द्विवेदी का नाम उल्लेखनीय है। मन्नन द्विवेदी ने रामलाल नाम से 1917 में एक उपन्यास लिखा था। भावात्मकता और प्रेमाकुलता की प्रचुरता का समावेश हमें इस प्रकार की मन्नन द्विवेदी की औपन्यासिक रचनाओं में मिलता है। राधिका रमण प्रसाद सिंह ने भी नवजीवन व प्रेम लहरी शीर्षक से 1916 में जो उपन्यास लिखा, उसमें भी प्रेम का समावेश हमें दिखता है। इस युग के सभी उपन्यासकारों ने नैतिक जीवन दृष्टि की प्रतिष्ठा पर बल दिया। हम जानते हैं कि स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी नैतिकता के प्रबल पक्षधर रहे हैं। अपनी समस्त गद्य और पद्य रचनाओं में अपने युग के रचनाकारों को प्रेरित करने में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। वो लोक कल्याण को, समाज हित को, राष्ट्रहित को, परहित को, जनहित को सर्वोपरि मानते रहे, और उन्होंने जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा पर अधिक बल दिया। इसलिए इस युग के जो औपन्यासिक रचनाएं हैं, उनमें यथार्थ का घिनौना रूप नहीं है, उसमें आदर्श रूप नैतिकता का यह दिखाई देता है। सामाजिक विषय पर आधारित उपन्यासों में सुधारवादी जीवन दृष्टि, इसको द्विवेदी जी और उनके युग के उपन्यासकार अपनाते हैं, और उपन्यासकारों ने वेश्याओं के जीवन की समस्या को, देवदासियों की विलासिता और विधवाओं के व्यभिचार आदि को भी बखूबी चित्रित किया है। जो उपन्यास की वस्तु है, जो उपन्यासों का विषय है, वो समाज से ही उठाया है। इस युग में अंग्रेजी और बंगला से अनेक उपन्यास हिंदी में अनुदित हुए, जिनमें रेनॉल्ड कृत लव्स ऑफ द हेयर का रंग महल 1904 में अनुवाद हुआ, और गंगा प्रसाद गुप्त ने हिंदी में अनुवाद किया तो रंग महल बहुत प्रसिद्ध औपन्यासिक रचना के रूप में हिंदी जगत में ख्याति अर्जित करता है। जनार्दन प्रसाद झा द्विज ने डिफो कृत रॉबिन्सन क्रूसो का इसी नाम से अनुवाद किया। तो रॉबिन्सन क्रूसो बहुत चर्चित रचना रही,
और एक जमाना था, एक युग था कि भारत में जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं वो रॉबिन्सन क्रूसो को पढ़कर बहुत आनंदित होते थे। उनको इस तरह की औपन्यासिक रचना जो है वो आकृष्ट करती थी। दुर्गा प्रसाद खत्री ने विक्टर ह्यूगो कृत ला मिजेरेबल उपन्यास का हिंदी अनुवाद अभागे का भाग्य इस शीर्षक से किया, जो 1415 में प्रकाश में आया। मिजरेबल लॉ इसका अनुवाद किया। महावीर प्रसाद पोद्दार ने स्टो के उपन्यास अंकल टॉम्स कैबिन का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद टॉम काका की कुटिया किया, जो 1916 में प्रकाश में आया। लाला चंद्रलाल ने स्कॉट के उपन्यास द एबट का हिंदी में अनुवाद रानी मेरी 1916 में प्रकाश में आने वाला उपन्यास अनुवाद किया। इस तरह बंगला से हिंदी में भी प्रचुर मात्रा में अनुवाद हुए। ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने दामोदर मुखोपाध्याय के उपन्यासों का, किशोरीलाल गोस्वामी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अनेक उपन्यासों का, गोपालदास गहमरी ने पंचकौड़ी डे के उपन्यासों का और जनार्दन प्रसाद झा द्विज ने रविन्द्रनाथ ठाकुर तथा रमेश चंद्र दत्त के अनेक उपन्यासों के हिंदी में अनुवाद किए। ये बंगला के वो रचनाकार हैं जो बहुत लोकप्रिय हो चुके थे। अपनी रचना धर्मिता से उनका अभिनंदन स्वागत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में, बड़े स्वरूप के साथ हो रहा था। उन उपन्यासों का हिंदी में जब अनुवाद इन हिंदी के प्रहरियों ने, हिंदी के सेवकों ने, हिंदी के रचनाकारों ने किया, तो निश्चित रूप से हिंदी उपन्यास की दुनिया में भी एक नई तरह का परिदृश्य उपस्थित हो गया। इस युग के अनुवादकों तथा उपन्यासकारों ने लोक अभिरुचि के अनुसार ही अनुवाद किए, औपन्यासिक रचनाओं को चुना। इस युग की मौलिक और अनूदित उपन्यास लेखन परंपरा ने आगे चलकर प्रेमचंद के उपन्यासों की एक रचनात्मक आधारशिला तैयार कर दी। प्रेमचंद के उपन्यासों में प्रेमा 1907, रूठी रानी 1907, सेवा सदन 1918, वो इसी द्विवेदी युग में लिखे गए बड़े चर्चित और प्रसिद्ध उपन्यास हमारे सामने आए। ये तीनों उपन्यास समाज सुधार की विषय वस्तु वाले उपन्यास हैं। प्रेमचंद ने उपन्यास और कथा लेखन में जब प्रवेश किया तो सुरुचिपूर्ण कथानक और रोचक प्रस्तुति इसका बीड़ा उठाया। बहुत से उपन्यासकार उस समय जो लिख रहे थे, तिलस्मी, अय्यारी, रहस्य, रोमांच से भरे हुए, उनकी अभिरुचि को बदला। ये जो धारा का रुख बदलना है, ये प्रेमचंद के लिए बहुत सहज था। इसलिए उन्होंने बहुत ही सुरुचिपूर्ण कथानकों को लेकर उपन्यास लिखे, अनुवाद किए। प्रेमचंद ने कौतूहल, प्रेम की चुहलबाजी, अय्यारी, रहस्यात्मकता, जासूसी, केली क्रीड़ा, इन सब विषयों को छोड़कर जीवन की वास्तविक समस्याओं को उकेरना प्रारंभ किया। इसलिए बाल मनोविज्ञान की कहानियां, स्त्री मनोविज्ञान की कहानियां उनके उपन्यासों में मिलती हैं। इसलिए कृष्ण समुदाय की समस्या और चुनौतियां, वैश्या समुदाय की समस्या और चुनौतियां, दहेज की समस्या और चुनौतियां, ये उनकी उपन्यासिक रचनाओं में मिलती हैं। हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद का नेतृत्व उचित समय पर मिला और उपन्यास विधा की संपूर्ण दिशा ही प्रेमचंद ने पूर्णतः आमूलचूल बदल डाली। इस प्रकार मित्रों, हम देख सकते हैं कि हिंदी उपन्यास का यह जो उद्भव और विकास का मार्ग है, उसकी जो यात्रा है, वो वास्तव में साधना सापेक्ष यात्रा है। भारतेंदु युग से हिंदी उपन्यास लेखन का प्रारंभ हुआ। हिंदी औपन्यासिक रचनाओं में अनुवाद की एक सशक्त परंपरा, इसका भी आगमन हुआ और यही भारतेंदु युगीन औपन्यासिक रचना धर्मिता, अनुवाद प्रेरणा, यह आगे चलकर महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में बहुत मुखर हो गई और बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से अनुवाद की यह परंपरा और मौलिक सृजन की यह परंपरा हिंदी उपन्यास को समृद्ध और संपन्न बनाने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाने लगी। इस विषय को यहीं विराम देते हुए आपसे अनुमति चाहते हैं, आज्ञा चाहते हैं। नए विषय के साथ
हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।